नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो है 12th क्लास के अपना हिंदी अनिवार्य का जो विषय है उसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। और ये जो प्रश्न रहने वाले हैं अपने वो दो पार्टों से रहेंगे। एक तो अपना रजिया सज्जाद जहीर का जो पार्ट रहेगा, नमक कहानी जो रहेगी उसके प्रश्न उत्तरों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके प्रश्नों की बात करेंगे। और मैं बात करूँ तो दूसरा अपना जो रहेगा वो रहेगा सिरिस के फूल, यानी सिरिस के फूल और जो नमक की कहानी जो है उन दोनों के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब को लेके अपन आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न रहता है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि मानचित्र पर लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि आपको करनी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया होगा कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। ये जो कथन है उसको आपको तर्क और उदाहरणों के द्वारा जो है वो स्पष्ट करना है। और इस पाठ का जो नाम रहता है वो रहता है नमक पाठ। ठीक है, चलिए इसके आंसर को लेकर बात करें तो देखिए, राजनीतिक आधार पर किसी देश का बंटवारा उसके नक्शे में तो अलग अलग कर सकता है, वाजिब बात है। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो ज़मीनी जो था उस आधार पे लकीरें खींची गई थी, मैप पे लकीरें खींची गई थी, लेकिन उस देश की जनता के दिलों को नहीं बांट सकता। बिल्कुल सही बात है, देश का विभाजन हो जाता है लेकिन जनता के दिलों में जो है वो अपनेपन की जो भावना होती है उसका बंटवारा अपन नहीं कर सकते। भारत का विभाजन जो था वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माना जाता है। और कहानी के पात्रों और सिख महिला कौन थी भाई? सिख बीबी जी थी। ठीक है, कस्टम अफसरों की भावनाएं जो है उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित भी यहाँ पर करती हैं। और भारत का विभाजन जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ, न कि जनता की भावनाओं के आधार पर। ये सब आप जानते ही होंगे क्योंकि उस समय जो विभाजन हुआ था वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ था, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हुआ था, ना कि जनता की भावनाओं के आधार पे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न जो रहेगा, दूसरा प्रश्न देखिए कि नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, रट लेना, छाप लेना, बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है, इसका आंसर देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन राजनीतिक कारणों से हुआ था, ये सब हम जानते भी हैं, पहले वाले प्रश्न में ये चीज आई भी है। और सांप्रदायिकता के कारण बल भी मिला है, ताकत भी मिली है। भेदभावों को जन्म देने वाले भी राजनीतिक नेता है, बड़े अधिकारी हैं या विशिष्ट वर्ग के लोग ही हैं। और प्रतिबंधित लाहौरी नमक का भारत पहुंच जाना, बिल्कुल पहुंचा था नमक। और अनेक ऐसी घटनाएं दोनों देशों की जनता के बीच बनने वाले मोहब्बत के सेतु यानी बांध के रूप में है। मोहब्बत का ये नमकीन स्वाद सारे आरोपित भेदभावों को लांघ कर अपनी उपस्थिति दर्ज जो है वो करवाता है। यानी किसी भी प्रकार का जो भेदभाव जो राजनीतिक कारणों से बढ़ा हुआ था, जो बंटवारा राजनीतिक कारणों से हुआ था, नमक जैसी चीज जो वहां से लाना नामुमकिन सा था, वो लाना एक मोहब्बत का संदेश था। ठीक है, ये सारा इस पाठ में बताया गया है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न जो रहेगा, तीसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ऊपर रह गया, भारत पाक के वर्तमान संबंधों को देखते हुए नमक कहानी के संदेश की समीक्षा आपको करनी है। देखिए, वर्तमान भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए, तो चलिए इसका राइट आंसर है कि नमक कहानी में जो है सफिया है, सिख बीबी है, सुनील दास है और पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर के चरित्रों द्वारा दोनों देशों के नागरिकों की जो भावनाएं हैं और संवेदनाएं हैं उनको उभारा गया है। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में स्थितियां जो है वो देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है और है भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। दोनों देशों के बीच जो है शत्रु भाव है। युद्धों ने नई पीढ़ी की सोच में जो है वो बदलाव कर दिया है, क्योंकि बार बार जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है जो संबंध जो कटुता जो संबंधों में आई है उसके कारण धीरे धीरे जो जनता है यहाँ की, उनके मन में भी जो है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई है। और राजनीतिक और कट्टर लोग जो हैं दोनों देशों की जनता को करीब जो है नहीं आने देना चाहते, उनको नज़दीक के नहीं आने देना चाहते। और आतंकवाद ने दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो है कड़वाहट घोल दी है। अब अगर कोई संपर्क करना चाहेगा भी, नज़दीकियां बढ़ाना चाहेगा भी, तब भी जो है भावनात्मक वो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक होगी, ऊपरी तौर पे सिर्फ दिखावा वो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक
हो जाएगा। ये कथन किसका है और इसका केंद्रीय भाव क्या है? देखिए, सफिया को ये कथन कहा था, पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी था उसने ये कथन कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। तो ये कस्टम अधिकारी था पाकिस्तान का, उसने ये कहा था। और वह विभाजन के समय दिल्ली से विस्थापित होकर कहाँ आ गया था? पाकिस्तान आ गया था, लाहौर आ गया था। और अब दिल्ली को वह अपना वतन बता रहा है, अपना देश बता रहा है। और वह सफिया की भावना का आदर करते हुए लाहौरी नमक की जो सौगात है वो ले जाने के लिए कह देता है, उसे रोकता नहीं है। इसका केंद्रीय भाव की अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान विभाजन जो था वह अस्वाभाविक और अनुचित है और देश प्रेम को बांटा कभी नहीं जा सकता। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग कड़वाहट भूलकर एक हो जाएंगे। इस प्रकार इसका इस कथन का जो केंद्रीय भाव था वो यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों रह गई? ऐसा क्या था सिख बीबी में जो सफिया उसे देखते ही हैरान हो गई? तो देखिए, सिख बीवी जो थी वो सफिया की माँ से मिलती जुलती थी, काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है अपनी माँ के समान वो लग रही थी। ठीक है, उनका शरीर जो था वो भारी भरकम था, आंखें जो थी वो छोटी छोटी थी, चमकदार थी, चमक थी उनकी आंखों में। और उनकी आंखों में बिल्कुल ईमानदारी थी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जो थी वो जगमगा रही थी। और उनकी चेहरा जो था वो खुली किताब के समान लग रहा था। वह मलमल का सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए थी और सफिया की माँ मुहर्रम पर ऐसा ही दुपट्टा ओढ़ा करती थी। बहुत ज़्यादा समानताएं उनको दिखी और दोनों की जो शारीरिक बनावट है उनमें भी बहुत ज़्यादा समानताएं थी। उन्हें देखकर सफिया को हैरानी होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, अच्छा उत्तर में देखो क्या आ गया ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सफिया व उसके भाई के विचारों में क्या अंतर था? सफिया और उसके भाई के जो विचार थे उनमें कितनी समानताएं थी वो आपको बतानी है। देखिए, सफिया जो थी वो विचारों से बिल्कुल उदार थी, क्रोध वगैरह नहीं करती थी, लेकिन उसका भाई जो था वो कठोर स्वभाव का था। और सफिया की दूसरी बात करें तो सफिया मानवतावादी विचारों की थी, जबकि उसका जो भाई था वो अनुशासन युक्त व कठोर था। और सफिया जो थी वो आदर्शवादी थी, लेकिन उसका भाई जो था वो यथार्थवादी रहा है। और सफिया भावनाओं की इज्जत करती थी, लेकिन उसका भाई जो था वो विचारों को अधिक महत्व देता था, क्योंकि वो एक कस्टम अधिकारी था, अनुशासन पर ज़्यादा जोर देता था। कस्टम अधिकारी के कारण इस प्रकार की उनमें विशेषताएं कुछ रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा 7वां जो प्रश्न है कि लेखक ने सिरिस को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना? सिरिस के फूल से ये पाठ लिया गया है, क्योंकि 7वां प्रश्न जो आया है वो मैं बता दूं कि सिरिस का फूल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके कवि रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर रहेगा कि कालजयी देखो किसको कहते हैं कि जो समय के परिवर्तन से अप्रभावी रहता है, यानी उस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन में आने वाले सुख दुख हो, हार जीत हो, उससे प्रभावित नहीं कर सकती। और वह इनमें संतुलन जो है वो बनाकर हमेशा जीवित रहता है, यानी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें वो अपना संतुलन बैठा लेता है, उसके साथ वो समायोजन कर लेता है। और यह गुण जो था वो एक अवधूत यानी एक सन्यासी में ही हो सकता है। सिरिस का वृक्ष भी जो है भीषण गर्मी में लू है में हरा भरा रहता है और फूलों से लदा हुआ रहता है। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? कालजयी अवधूत के समान कहा गया है। अवधूत किसे कहेंगे? अवधूत कहते हैं सन्यासी को। सन्यासी को भी किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही इनको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए समझ में आया होगा। नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां हमारा जो प्रश्न रहेगा कि सिरिस अवधूत और गांधी जी एक दूसरे के समान कैसे हैं? पाठ के आधार पे आपको बताना है। सिरिस है, अवधूत है और गांधी जी, ठीक है, इन तीनों में क्या समानता है? देखिए, सिरिस वृक्ष को लेखक ने अवधूत के समान बताया है। वह चिलचिलाती धूप में भी जो है वो सरस बिल्कुल बना रहता है तथा सुंदर कोमल पुष्पों को वो जन्म देता रहता है। ये बात अपन ने पाठ में पढ़ी है। बाहरी परिवर्तन जैसे धूप है, वर्षा है, आंधी है, लू है, इन सब का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारे देश में अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी ही एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने भयानक मार काट, आगजनी, लूट खसोट, खून खराबे के बीच भी बिल्कुल स्थिर और अविचल भाव से वे रहे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति तो एक ही हुआ हमारे यहाँ, वो है महात्मा गांधी। ठीक है, और गांधी जी सिरिस की भांति इतने कोमल और इतने कठोर बने रह सके थे, इसी कारण उनको सिरिस के समान बताया गया है। बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। चलिए 9वां हमारा जो प्रश्न रहेगा क्या है, देखिए कि लेखक के मन में सिरिस को देखकर हुक क्यों उठती है? हुक उठने का मतलब मन जो है वो थोड़ा विचलित होता है। कैसे होता है कि लेखक जब सिरिस के फूलों को देखता है तब उसके मन में हुक उठती है कि वह अवधूत गांधी आज कहाँ है। गांधी जी की बात वो यहाँ पर करता है। आज भारत में भ्रष्टाचार है, स्वार्थ का बोलबाला है, निर्धन जनता जो है वो कर्रा रही है और
अनाचार और शोषण का जो तूफान है वो पूरे देश में फैल रहा है। यदि गांधी जी ऐसे वक्त में होते तो देश को इस दुर्दिन जो है वो नहीं देखने पड़ते, इतने बुरे दिन जो है वो उनको नहीं देखने पड़ते। ठीक है, गांधी जी जैसे विचारों वाले अगर व्यक्ति होते, गांधी जी जैसे विचार अगर हमारी जनता ने अपनाया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए 10वां हमारा जो प्रश्न रहेगा क्या है, देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नेताओं और कुछ पुराने व्यक्तियों की अधिकार लिप्सा पर किए गए व्यंग्य को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि नेताओं और कुछ पुराने विचारों के जो व्यक्ति हैं उनकी अधिकार प्राप्त करने की जो लिप्सा है वो आपको इस पाठ के आधार पे बताना है। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर है कि शिरीष के फूल जो है उसमें शिरीष के फलों और नेताओं के बारे में जो है शिरीष के फूल और जो नेताएं हैं उनको दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं बताई है। इसमें उनकी अधिकार लिप्सा की चर्चा भी की गई है। देखो एक चीज बहुत कुछ इन्होंने अपनी निबंध के माध्यम से बताया है कि शिरीष के फलों को नए पत्ते और फूल धकेल कर गिराते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है। वैसे ही हमारे देश के जो नेता हैं उनको नई पीढ़ी के जो युवक हैं वो उनको पद से हटा देते हैं और तभी वे अपने अधिकार छोड़ते हैं और धक्का देके जब तक निकाले नहीं ना तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर समाज के लिए दुष्प्रभाव यही होता है कि नवयुवकों की शक्ति का लाभ देश को नहीं मिलता है और मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जितना नवयुवकों को मौका मिलेगा उतना ही देश उन्नति करेगा। ठीक है, प्रश्न मेरे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो और भी जो है मैं लाता रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट हो तभी हमारे वीडियो देखो। बिल्कुल आप कोई अध्यापक हो सकते हो या आने वाली परीक्षाओं में आप तैयारी करने वाले हो सकते हो। तो उन सब के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।